नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थीगण, हमने इससे पहले दीर्घ संधि को पढ़ा था स्वर संधि के प्रमुख भेदों में। अब हम गुण संधि को पढ़ेंगे। गुण संधि का जो सूत्र है वह है आद् गुणः। पाणिनीय व्याकरण में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो संधि प्रकरण है उसमें हमने पहले दीर्घ संधि पर चर्चा की थी। उसका सूत्र क्या था? अकः सवर्णे दीर्घ। अक उत्तर में पूर्व वर्ण होगा और सवर्णी उसका ही अक प्रत्याहार का ही सवर्णी जो है पर वर्ण होगा, और दोनों के मिलने से पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? दीर्घ। दीर्घ आदेश हो जाता है। अ ओ का दीर्घ आ, ऐसे ही ई का दीर्घ ई, ऊ का ऊ। हमने थोड़ी सी चर्चा उसको दोहराया। अब गुण संधि पर आते हैं। गुण संधि का उसी प्रकार से सूत्र क्या दिया हुआ है? आद् गुणः। आद् गुणः। अब आद् से आप किसका ग्रहण करेंगे? आद् से क्या अर्थ निकालेंगे? संक्षेप में ये है आत् प्लस अचि, कि अच वही मैं जो प्रत्याहार पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं बहुत ही आवश्यक थे संधि प्रकरण के लिए और व्याकरण को जानने के लिए भी। तो उसी के कारण से कि संधि में इन सूत्रों की, इन प्रत्याहारों की आवश्यकता होगी, इसीलिए हमने उनकी चर्चा की थी। तो अच प्रत्याहार पिछले संधि में भी आया और यहाँ पर भी है। तो अच प्रत्याहार में अ ई उन, माहेश्वर सूत्र में पहला सूत्र अ ई उन और रेल रेख, ये दोनों सूत्र मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? अच प्रत्याहार का। चार सूत्र मिलकर के ऐ उन, रेल रेख, ए ओम, ऐ औच, ये चार सूत्र मिलकर के अच प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। तो अच वर्ण परे रहने पर हमें क्या मिलेगा? ए गुण संज्ञक वर्ण, ओ गुण संज्ञक वर्ण, ये जो अदेंग गुणः सूत्र है जो गुण संज्ञा करता है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदेंग गुणः। तो आप इससे ये भी याद करेंगे कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ और ए और ओ। अ, ए, ओ, इन तीन वर्णों की क्या होती है? गुण संज्ञा। अदेंग गुणः। अत, एंग। अत से अकार का ग्रहण करेंगे, एंग से दो ही वर्ण आएंगे एंग प्रत्याहार में, ग से केवल एक ही प्रत्याहार बनता है ए ओंग। ए ओंग में क्या क्या वर्ण आए? ए और ओ। तो कितने वर्ण हो गए? तीन वर्ण। सूत्र में अदेंग शब्द से कौन कौन से वर्ण आए? अ, ए, ओ। इन तीनों वर्णों की गुणः क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। उसकी हमें यहाँ पर भी आवश्यकता है, क्योंकि दोनों को मिलकर के, पूर्व और पर वर्ण को मिलकर के क्या मिलेगा? गुण संज्ञक वर्ण। अ मिलेगा या ए मिलेगा या ओ मिलेगा। तो अदेंग गुणः जो सूत्र है उसका विस्तार से अर्थ करेंगे, जो लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि अ या आ के बाद ये चार स्थितियां हो सकती हैं उनके मिलने की, क्योंकि उनके बाद जो अचवर्ण आएंगे वो ई, उ और रील री चार हैं, इसलिए चार स्थितियां होंगी। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, ई, उ, री और री आए तो, री का तो दीर्घ होता नहीं है। ये एक क्वेश्चन भी है कि क्या री वर्ण का दीर्घ होता है? नहीं, केवल ह्रस्व री और प्लुत री का ग्रहण किया जाता है स्वरों में। तो ये आए तो इन दोनों के स्थान पर पूर्व वर्ण में आपको क्या मिलेगा? अ या आ मिलेगा। पर वर्ण में आपको क्या मिलेगा? ह्रस्व ई या दीर्घ ई, छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी। ऐसे ही दूसरी स्थिति क्या है? अ या आ पूर्व वर्ण में होगा और उ या उ पर वर्ण होगा, मतलब दूसरा वर्ण होगा, और इन दोनों को मिलकर के क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसी प्रकार से तीसरी स्थिति में क्या होगा? पहला वर्ण जो होगा वो अ या आ उसके अंत में होगा, और दूसरा जो शब्द होगा उसके शुरू में क्या होगा? री या दीर्घ री होगी। तो क्या मिलके बनेगा? अर। इसी प्रकार से अ या आ चतुर्थ स्थिति होगी, और ये दूसरा वर्ण होगा वो होगा री। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? अल। आप कहेंगे कि ए ओ की गुण संज्ञा है वो ऐसे ही ग्रहण कर रखे हैं, और अ ये र और ल का ग्रहण कैसे किया? ल और र का ग्रहण ऐसे हुआ, एक सूत्र है उरण रपरह, वो कहता है कि यदि आप री और री के स्थान पे क्या करेंगे? दोनों के मिलने से गुण करेंगे, गुणादेश होगा, गुण संधि करेंगे, तो उसके साथ रपर र और ल का भी ग्रहण किया जाएगा। अ के साथ र और ल का ग्रहण भी करेंगे, वो उरण रपरह सूत्र ने बनाया। उ अण रपरह, कि
अ और री के मिलने से क्या आदेश होगा? अर, रपर, रेफ का भी ग्रहण करेंगे और उसके साथ साथ री में जो ल दिखता है उसका भी ग्रहण करेंगे। अ के साथ गुण संजक अवर्ण के साथ किसका ग्रहण किया? उर्ण रप्रह के ने जो बात बताई, रपर आदेश अर हो गया। इसी प्रकार से अल भी हो गया। अब इनके कुछ उदाहरण लेंगे हम, जैसे अ और ई को मिलने से, अ और ई को मिलने से जैसे गण और ईश, गण प्लस ईश, यहां पे गण जो वर्ण है, शब्द है, उसमें न में क्या है? अ, और ईश में क्या है? ई। अभी हम यही पढ़ रहे थे कि पूर्व वर्ण में क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए, और पर वर्ण जो है उसमें क्या होना चाहिए? आदि में ई होना चाहिए। तो क्या बनेगा? ए। उन दोनों के मिलकर क्या हो जाएगा? गुण संधि होगी। तो गुण संधि में कौन सा वर्ण होगा? ए। अ और ई को मिलने से या आ या ई को मिलने से क्या बनता है? ए। तो वही यहां पे क्या होगा? गणेशः। अ और ई को मिलकर के गणेश में न का ए और ईश का ई, इन दोनों को मिलकर के क्या बना? ए, गणेशः। आगे हम देखेंगे अ और उ का उदाहरण। अ और उ का उदाहरण क्या होगा? अ में हम देखेंगे आचार्य और प्लस उपदेश, आचार्य प्लस उपदेश। आचार्य में क्या वर्ण है लास्ट में? अ। उपदेश में क्या है? उ। उपदेश में उ, दोनों के मिलने से क्या बनेगा? ओ। तो इनके मिलने से क्या बना? आचार्योपदेश। आप देखेंगे आचार्य का य का में जो अ था उसके और उपदेश में जो उ था, उन दोनों के मिलने से क्या वर्ण बना? ओ। तो वो हो गया यो के रूप में, आचार्योपदेश। ठीक है, आगे देखेंगे हम तीसरा उदाहरण देखेंगे अ और री का, या आ और री का भी हो सकता है, यही नहीं कि केवल अ के उदाहरण ही हो। जैसे महाऋषि, महा प्लस ऋषि, इनको मिलने से क्या बनेगा? महर्षि। तो महा में क्या है? अंतिम वर्ण आ, और ऋषि में क्या है? आदि वर्ण अ। संधि कहां होती है? पूर्व वर्ण के अंतिम पूर्व शब्द के अंतिम वर्ण में और पर वर्ण के आदि वर्ण में। तो आप देख रहे हैं पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ, और पर वर्ण दूसरे वर्ण जो शब्द दिया हुआ है उसका आदि वर्ण क्या है? री। इन दोनों के मिलने से क्या बना? आप देखेंगे अर। जो बात मैंने बताई थी कि अ की तो गुण संज्ञा है ही, और यदि हमें री के स्थान पर गुण आदेश करना है तो क्या उसके साथ आएगा? रेफ भी आएगा, रपर आदेश भी होगा। तो इसको रपर आदेश बोलते हैं। तो दोनों को मिलकर के क्या बना? महर्षि। महर्षि। आ और री के स्थान पे क्या हो गया? अर। तो क्या बना? महर्षि। आगे देखेंगे अ, आ, इन दोनों का और री का। आप इसका अधिकतर एक ही उदाहरण देखते होंगे, तव प्लस ऋकारः, तव प्लस ऋकार। तव में क्या है? वह में अ है, और ऋकार में क्या है? री है। अ और री, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? अल, तवलकारः। तवल तवलकारः। अब क्या हुआ? तव के अ के और री, इसके स्थान पे क्या हो गया? अल आदेश हो गया। तव प्लस अल प्लस कार। तो क्या हुआ? जोड़ करके आप जोड़ भी सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। तव हलंत हो गया क्योंकि उसका अ संधि युक्त पद में चला जाएगा, और री कार्य में क्या हो जाएगा? उसके स्थान पर री, अ और री को लेके अल और प्लस कार, संस्कृत में विसर्ग लगाएंगे। तो तव और अ और री के स्थान पे क्या आदेश हो गया? अल। तो तवलकारः।
ऐसे। इसी प्रकार से आप इनको भी जोड़ सकते हैं। महर्षि में देखेंगे जैसे महा था तो महा का आ इधर आ गया, ये हलंत हो गया, और इधर ऋषि में जो री था उसको भी हम नीचे ले लेंगे और इधर शी, तो री को आ और री को मिलकर के क्या बना है अर। तो अब इनको जोड़ेंगे मह अर शी, तो मह में आ गया तो मह हो गया और आगे र महर शी, ऐसे। इसी प्रकार आप हर वर्ण का विच्छेद करके भी जान सकते हैं और अच्छे से, जैसे ये यहाँ तवल कारक को देखा हमने, महर्षि को देखा, इसी प्रकार और को देख सकते हैं। जैसे मैंने बता भी दिया आपको कि आचार्य का जैसे य था उसमें अ था, उपदेश में उ था, तो उन दोनों को मिलकर के क्या बना ओ, तो क्या हो गया आचार्य। वो दोनों किस में समा गए, जाके यो के अंदर समाविष्ट हो गए, तो आचार्योपदेश है। इसी प्रकार बहुत अन्य उदाहरण भी आप अपनी बुद्धि से, मेधा से, और इनके इन 4 स्थितियों के और उदाहरण होंगे ढेर सारे। और आप कहेंगे कि अ और ई को मिलाने से ए ही क्यों बनता है, या अ और उ को मिलाने से ओ ही क्यों बनता है। इसका उत्तर है या इसका समाधान ये है कि अ और ई, अ का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीया कंठ्याः। अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। आगे ई जो है इनको दोनों को मिलाने से इचु यशास तालव्या, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब आप देखेंगे इन दोनों को मिलने से क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, सूत्र है एदै तौ कंठ तालव्यौ। ये सूत्र है, ये बताता है कि ए और ऐ जो है उनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कंठ तालु, वो कंठ तालव्य वर्ण है। और इन दोनों का अ का कंठ स्थान है और ई का क्या है, तालु, इन दोनों का स्थान भी क्या है, दोनों को मिलने से क्या बनेगा, कंठ तालव्य। इसी प्रकार ए जो है वो एक में ही समाया हुआ है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य। तो इन दोनों को मिलने से क्या बनेगा, ए इसलिए बनेगा क्योंकि दोनों का ही उच्चारण स्थान क्या हो गया, एक समान हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे अ और आ और उ को देखेंगे, अ का उच्चारण स्थान आपको पता ही चल गया है क्या है, अ का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयः कंठ्याः। आकार, कु मतलब कवर्ग, और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो हमारा अ का उच्चारण स्थान कंठ है, जैसे आपने यहाँ देखा, इसी प्रकार से इसी में देख लेंगे। अब यहाँ तालु को हटाएंगे तो उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, उपूपधमानीय ओष्ठ्यः। उ और पवर्ग और उपधमानीय का जो स्थान है, जब हम उनको उच्चारण करते हैं तो क्या स्थान है उसका, ओष्ठ, और अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। कंठ और ओष्ठ को मिलाने से क्या बना, कंठोष्ठ। तो इसको मिलाने से संधि में क्या वर्ण बनता है, ओ, तो उसका भी आप सूत्र याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एदै तौ कंठ तालव्यौ, ऐसे ही ओ दौ तौ कंठोष्ठ्यौ। कंठोष्ठ्यौ, कंठ्योष्ठ्यौ, कि ओ और औ जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ्य। ठीक है, कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से उनका उच्चारण होता है। तो हमारा कंठ और ओष्ठ को मिलकर के, अ को और उ को मिलकर के दोनों क्या बन गए, कंठोष्ठ्य। तो इसके लिए क्या होता है, ओ होता है इन दोनों को मिलाने से। और इसका मैंने आपको बताया ही आ और री की वाली बात, कि यदि हम अ और री को मिला करके गुण संधि करेंगे तो उरण रपरः जो पाणिनि ने सूत्र दिया है कि री के स्थान पर आप क्या नहीं करेंगे, केवल अकेला अ नहीं होगा गुण संज्ञक वर्ण, उसके साथ क्या भी आएगा, रेफ भी आएगा, तो अर उसके स्थान पर आदेश होगा, जैसे महर्षि। और अल, आगे लय का भी यही दे रखा है कि वहां पे भी क्या होगा, लकार का भी ग्रहण करेंगे हम अ के साथ, अगुण संज्ञक वर्ण के साथ, तो तवलकारः। और महर्षि, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। और आपने इस संधि, गुण संधि के लिए अब हम एक पॉइंट्स के रूप में मेन सूत्र हुआ
आद गुणः। आप इस सूत्र को याद रखेंगे। आद से किसका ग्रहण करेंगे आप? अ या आ का। अर्थात आपको पूर्व वर्ण जो है वो क्या मिलेगा? अ या आ लास्ट में पहले शब्द के। और जो दूसरा परवर्ण होगा, जो दूसरा वर्ण शब्द होता है, उसका आदि वर्ण क्या होगा? अच प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा, जैसे यहाँ पे 4 स्थितियां दिखाई हैं। और फिर इसमें दूसरी चीज, ये हमें समाधान भी मिल चुका है कि अ और ई को मिलाने से ए ही क्यों होता है, वो कंठ तालव्य। और अ और उ को मिलाने से ओ ही क्यों होता है, क्योंकि वो कंठोष्ठ्य है दोनों वर्ण। और ये इनके मेन सूत्र थे। और आप याद भी रखेंगे कि अ और ई को मिलाने से क्या बनता है? ए। ए क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 स्वरों का संयोग हुआ है, तो संयोग में क्या होता है? संयुक्त होना होता है। तो ए क्या है? संयुक्त स्वर है। अपितु अ और ई कैसे हैं? मूल स्वर हैं, परंतु जब ये दोनों संयुक्त होंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए संयुक्त स्वर मिलेगा। और अ और उ को मिलाने से क्या बनेगा? ओ। उ का आप उ से देख लेंगे कि उ का स्थान क्या है? कंठ। तो आपको कंठ वाला वर्ण कौन सा देखना है? ओ। इसी प्रकार से अ और री को मिलाने से क्या बनता है? अर। और अ या आ और री को मिलाने से क्या बनता है? अल। अभी आपने गुण संधि को सीखा। अब इसी क्रम में आप वृद्धि संधि को सीखेंगे, क्योंकि हमें उसमें से, जैसे ये सूत्र हैं, इनकी आवृत्ति एक से दूसरे सूत्र में जाती है। तो जो हमने वहाँ पर आद गुण सूत्र पढ़ा है गुण संधि का, उससे यहाँ पर आत शब्द की अनुवृत्ति आएगी वृद्धि रेची सूत्र में, तब ये पूरा अर्थ देगा। तो आप वृद्धि संधि का जो मूल सूत्र है क्या है? वह वृद्धि रेची। वृद्धि एची की वृद्धि होती है। कब होती है? एची। एची का मतलब है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी का अर्थ होता है के परे रहने पर, अर्थात पर वर्ण जो होगा उसमें एच प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा। तो पूर्व वर्ण में कौन से शब्द का ग्रहण करेंगे या प्रत्याहार का ग्रहण करेंगे? यहाँ पे शब्द का ग्रहण होगा जो आद गुण से, आपने अभी आद गुण सूत्र पढ़ा था गुण संधि का, उससे किसकी अनुवृत्ति आएगी? आत। तो आत मतलब पंचमी विभक्ति है कि आत से उत्तर हमें क्या मिलेगा? एच मिलेगा। तो पहला वर्ण क्या होगा? आत। तो हमें वहां से आद गुण से वृद्धि रेची, इस सूत्र में किसकी अनुवृत्ति आई है? आत की। और एची आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, वृद्धि प्लस एची। यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? विसर्ग संधि, विसर्ग के रूप में हो गया है रेफ। तो इन दोनों के मिलने से क्या होगा? वृद्धि आदेश होगा, वृद्धि संधि होगी। पूर्व वर्ण में आपने यहाँ पे आत लिख रहा है ना, तो आत से आप किसका ग्रहण करेंगे? आ का सवर्णी क्या है? आ का सवर्णी खुद आ भी है और अकार भी है, तो दोनों का ग्रहण करेंगे, अकार और आकार दोनों का। और एच ही मतलब पर वर्ण में आपको क्या मिलेगा? एच प्रत्याहार का। एच प्रत्याहार में किस किस का ग्रहण किया गया है? ए ओम आई औच। देखिए प्रत्याहार हर जगह आपके लिए संधि में सहायक हो रहे हैं, इसलिए हमने पहली वीडियोज में प्रत्याहार को पढ़ा था। तो ए ओंग जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है वो प्रत्याहारों में? तीसरा सूत्र है आई उन रिल रिक ए ओंग। ए ओंग में क्या आ गया? ए और ओ आ गया। उससे आगे है आई औच। आई औच में किस किस शब्द को लिया गया है? वर्ण को लिया गया है, आई और औ को। तो यहाँ पे आपने देखा ए आई ओ औ। एच प्रत्याहार के जो एच प्रत्याहार है उसके चारों वर्ण यहाँ पे लिए गए हैं। वो कहाँ पे होंगे? सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? परे, अर्थात पर वर्ण में होंगे, पर वर्ण के रूप में होंगे। और पहले जो पूर्व वर्ण होगा वो क्या होगा? अ या आ होगा, आत और एची। आप यदि ये भी याद रख लें कि आत एची और फिर आदेश के रूप में क्या होगा? वृद्धि। सूत्र इससे ही आपको याद हो जाएगा, वृद्धि रेची। अब आप देखेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे। पहले उदाहरण देखने से पहले एक बात और विशेष है कि ए और औ ही को क्यों लिया है? क्योंकि वृद्धि रादेश जो सूत्र है वो पहले ही बता चुका है कि किस किस वर्ण की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे कि आपने अदेंग गुण, मैंने पहले सूत्र बताया था कि हमें गुण संज्ञक वर्ण पूछे परीक्षा में, तो क्या है गुण संज्ञक वर्ण? अ ए ओ। इसी प्रकार से वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? आ, आई और औ। इसको भी आप सूत्र के माध्यम से सीखेंगे। वृद्धि ही आदैच। यहाँ पे ये मैंने 2 विच्छेद किए हैं, अभी इसका और भी विच्छेद होगा। वृद्धि ही आद और ऐच। वृद्धि
वृद्धि संज्ञा होती है। किसकी होती है? आत में आकार की। और ऐच, ऐच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ऐ औच, जो आपने वही प्रत्याहार सूत्रों में पढ़ा है, ऐ औच सूत्र। तो केवल 2 वर्ण किस में आते हैं? ऐच प्रत्याहार में। तो उन्हीं का ग्रहण किया है, ऐ और औ। अर्थात इन 3 वर्णों की क्या होती है? वृद्धि। ये 3 वर्ण क्या होते हैं? वृद्धि संज्ञा वाले होते हैं। आ, ऐ, औ। गुण संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? अ, ए, ओ। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? आ, ऐ, औ। तो हमें इनका ही यहाँ पर कार्य है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण आ, अ, आ को आ और ए, ऐ को मिलने से क्या बनेगा? ऐ बनेगा। और आ, ओ, औ को मिलने से क्या बनेगा? औ बनेगा। यहाँ पे समाधान वही है ऐ और औ वाला, कि ये दोनों क्या हैं? कंठ ओष्ठ्य, कंठ तालव्य। जिस प्रकार भी इनका क्रम बैठेगा उसी प्रकार से वहां पे ऐ और औ, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ्य मिल जाएंगे। आप उदाहरण के रूप में देखेंगे अ और ए को मिलाने से, जैसे देव सदा एव। पहला उदाहरण देखेंगे, सदा एव। इसमें हमें क्या देखना है? अ या आ मिले, तो हमें यहाँ पे सदा में कौन सा वर्ण मिला है? आ। लास्ट में पूर्व वर्ण क्या है? आ है। और जो पर वर्ण है उसमें क्या मिलना चाहिए? ए या ऐ। तो हमें यहाँ एव में कौन सा वर्ण मिला है? पर वर्ण ए। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? जैसे सदा एव, आप इसको ही कट करके सद, आ के स्थान पे हमें आदेश करना है और इधर किसके स्थान पे आदेश करना है? ए के स्थान पर। तो हम सबको उनको काट के लिखते हैं। आ और ए के स्थान पे क्या आदेश होगा? ऐ आदेश होगा, ये आदेश होगा। तो अब आप सद और ऐ और व को मिलाएंगे, क्या बनेगा? सदैव। सदै और इधर व मिल गया तो सदैव। इन दोनों के पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर एक आदेश हो गया। एक आदेश करते हैं यहाँ पे। एक पूर्व परयोः सूत्र है, वो कहता है कि पूर्व और पर वाले के स्थान पे एक आदेश करना है। तो हमने पूर्व वर्ण आ और पर वर्ण जो है ए, उन दोनों के स्थान पर, पूर्व पर वर्ण के स्थान पर एक आदेश क्या किया है? ऐ। तो क्या बना हमारा? सदैव। इसी प्रकार से आप अगला जो उदाहरण है उसको देखेंगे, उसमें क्या है? देवेश्वर्यम है यहाँ पे उदाहरण के रूप में। इसको हम विच्छेद करके लिखेंगे, देव प्लस ऐश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम, पहला वर्ण हमें क्या मिला है? अ। पूर्व वर्ण क्या है? अ। पर वर्ण क्या मिला है? ऐ। तो इनके मिलाने से क्या ही बनना है? ऐ। चाहे तो ए हो चाहे ऐ हो, दोनों के मिलाने से ही क्या बनेगा? ऐ ही बनेगा। अब आप देखेंगे देव में, देव का जो व है उससे क्या ले लिया हमने? अ ले लिया है, ठीक है, वो हलंत हो गया अब। और ऐश्वर्यम के इस ऐश्वर्यम शब्द से हमने क्या ले लिया है? ऐ। और क्या बचा है उधर? श्वर्यम। अब इन दोनों के स्थान पे जो सूत्र था एकः पूर्व परयोः, पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर एक आदेश क्या होगा? ऐ आदेश होगा इन दोनों के स्थान पर, ऐ। तो देव, यहाँ पे देव में ऐ मिलाएंगे, देवई, और इधर श्वर्यम, देवई, ये इधर मिल गया देवई, और श्वर्यम लिखेंगे आगे, श्वर्यम, देवेश्वर्यम। अब आप देखेंगे अ, आ और ओ, औ को मिलने से क्या बनता है? औ। उसका उदाहरण क्या है हमारे पास? महोजस्वी। महोजस्वी, महोजस्वी का विच्छेद करेंगे, महा और प्लस ओजस्वी। जिसका महान ओज है, महान ओज से संपन्न, ओज तेज से संपन्न व्यक्ति क्या कहलाएगा? ओजस्वी। तो यहाँ पे क्या है? महा में क्या है? हम इसका भी वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, मह प्लस आ, महाशब्द बना है, मह प्लस आ। और इधर ओजस्वी में, क्योंकि हमें दो शब्दों वर्णों में संधि करनी है, तो इधर ओ को लेंगे। आ और ओ को मिलाने से उधर बचता है फिर जस्वी। तो आ और ओ को मिलाने से क्या बनेगा? औ बनेगा। अब आप मह में क्या जोड़ेंगे? औ जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? महो। और इधर हमारा क्या शब्द बचा हुआ है? जस्वी।
महौजस्वी। आप इस प्रकार से यदि बिल्कुल शब्द की चीर फाड़ करके सीखेंगे तो आपको एकदम से सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें और अच्छा समझ आएगा। अगला उदाहरण है गंगौघः। गंगौघ का अर्थ क्या होता है? ओघ शब्द जो है सभी शब्द अनेकार्थी होते हैं, ये भी अनेकार्थी है। नदी भी अर्थ है इसका, धारा भी अर्थ है, राशि, समुदाय, जल प्लावन। तो गंगा ओघः समास युक्त पद करेंगे तो गंगा की क्या होगी? धारा। ओघ का अर्थ क्या होता है? धारा। इसी प्रकार आप और दूसरा उदाहरण लेंगे जलौघ, तो उसका भी अर्थ क्या है? जल की धारा। तो गंगौघ का विच्छेद करते हैं गंगा प्लस ओघ। तो यहां भी गंगा से आ ले लेंगे, गंग, और इधर आ, और इधर ओघ का ओ, और ये घ। आ और ओ को मिलाने से क्या बनेगा? औ। तो हम गंगा में, गंग वर्ण में क्या मिलाएंगे? औ। तो गंगऊ, गंगऊ। उधर क्या शब्द बचा हुआ है? वर्ण बचा हुआ है हमारा घ, तो बना गंगौघ। इसी प्रकार जलौघ, जल प्लस ओघ, और दोनों को मिला क्या बनेगा? जल का अ और ओघ का ओ, जलौघ। और वनौकसः, इसी प्रकार से और उदाहरण हैं। देवेश्वर्यम, मतेक्यम आदि अनेक उदाहरण आप इस संधि की, क्या नाम है, वृद्धि संधि की सहायता से बना सकते हैं। और इसमें मेन सूत्र, आप सूत्र जरूर स्मरण रखेंगे, वृद्धि रेचि। और क्योंकि आद गुण गुण संधि से पहले इसीलिए ली थी कि उससे किसका ग्रहण किया है? आत का, कि पूर्व वर्ण क्या होगा? आत, अ या आ। और अंतिम वर्ण एच ही, एच प्रत्याहार में आपने देखा ए, ऐ, ओ, औ, इन दोनों का ग्रहण ए, ओ और ऐ, औ। एच प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। ये कहाँ मिलेंगे आपको? पर जो शब्द होगा उसमें मिलेंगे। और दोनों के मिलने से क्या बनेगा? वृद्धि संज्ञक वर्ण बनेगा, ऐ और औ। वृद्धि संज्ञा किन वर्णों की होती है? आ, ऐ और औ की। वृद्धि रादेच। धन्यवाद।